Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. आज से स्टार्ट होने जा रही है क्रिप्को सीरीज। क्रिप्को सीरीज हमने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि क्रिप्को का एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है और हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर 2019 में जो पेपर आया था उसके आधार पर कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर हम शेयर करने जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट ने क्रिप्को का एग्जाम डिप्लोमा केमिकल से और बीएससी से फिलअप किया है वो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। क्रिप्को के एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा और पैटर्न कैसा रहता है इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज which of the following metal is generally used for filament of bulb? बल्ब का जो फिलामेंट होता है आपने देखा होगा वो कौन सी मेटल से बनाया जाता है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन जो है एनएफएल के एग्जाम में भी इस बार पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है ये क्वेश्चन, पर जब एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता तो उनके करेक्ट आंसर आते हुए भी आपको नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं आयरन, Fe, गोल्ड, सिल्वर या फिर टंगस्टन। तो यहाँ पर जो बल्ब का फिलामेंट बनाने में मेटल यूज की जाती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो है टंगस्टन। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब में आप ये जलता हुआ फिलामेंट देख रहे हैं, जो ब्राइट शाइन आपको दिखाई दे रही है, ये होती है टंगस्टन की वजह से। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टंगस्टन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द मेटल विच इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। कह रहे हैं दी गई मेटल में से वो मेटल आपको छांटनी है जो कि नॉन टॉक्सिक होती है। नॉन टॉक्सिक मतलब जो कि विषैली नहीं होती है और दिए गए ऑप्शन जो है आपके वो है क्रोमियम, गोल्ड या फिर कोबाल्ट या फिर कैडमियम। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो क्रोमियम होगा, कोबाल्ट होगा और जो कैडमियम होगा, इन तीनों का जो नेचर होता है वो टॉक्सिक नेचर माना गया है। तो यहाँ पर जो गोल्ड है, गोल्ड जो होती है वो नॉन टॉक्सिक मेटल होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा गोल्ड। अब मैं आपको टॉक्सिक मेटल्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। टॉक्सिक मेटल्स आर मेटल्स दैट फॉर्म्स poisonous soluble compounds and have no biological role। तो जो टॉक्सिक मेटल्स होती हैं वो मेटल्स पॉइजनस सॉल्युबल कंपाउंड्स बनाती हैं और उनका कोई भी बायोलॉजिकल रोल नहीं होता है। जो गोल्ड है वो नॉन टॉक्सिक मेटल होती है, इसीलिए ऑर्नामेंट्स को बनाने में यूज भी की जाती है। तो यहाँ पर आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मैं क्रोमियम के बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। क्रोमियम इज एन इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट। क्रोमियम थर्ड की बात हो रही है, ये एक ट्रेस एलिमेंट होता है, बट क्रोमियम सिक्स्थ की अगर हम बात करें तो ये कार्सिनोजेन माना गया है, यानी कि कैंसरकारी माना जाता है। तो क्रोमियम का जो नेचर है वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है which of the following is used in making सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने में कौन सा मेटल यूज की जाती है, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? सोडियम, रेडियम, सल्फर या फिर जर्मेनियम। तो मैं आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में बता देती हूँ और फिर इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। मोस्ट यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर सिलिकॉन, दूसरा होता है जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। तो ये जो सारे मटेरियल्स होते हैं ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है जर्मेनियम इज द करेक्ट ऑप्शन। जर्मेनियम का यूज सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है नेम द फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए
विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, जो कि फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होती है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर डिस्कस करना बनता है। हो सकता है आपको इसका आंसर आता हो। मैं आपको इसके ऑप्शन बता देती हूँ, वर्क, पावर, एनर्जी या फिर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो फोर्स होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो F से, ठीक है। तो जो फोर्स है वो आपका हो गया F, ठीक है। और जो आपकी वेलोसिटी होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये होगी आपकी वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होता है पावर P के। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पावर, ठीक है। और पावर जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर स्केलर क्वांटिटी मानी गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं इफ अ कार इज मूविंग विद हाई स्पीड, अगर कोई कार हाई स्पीड से मूव करती है तो विच एनर्जी इट पजेस, तो कौन सी एनर्जी उसके पास होगी। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई कार हाई स्पीड से मूव कर रही है तो उसके पास मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों है ऐसा। तो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बता देती हूँ। अगर कोई कार हाई स्पीड से मूव करती है तो उसके पास डेफिनेटली मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी विच इज possessed by an object by virtue of being in motion, यानी कि जब वो मोशन में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैं याद दिला देती हूँ, 12mv² होता है। कई बार 12mv² पर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं छोटे छोटे, वो आप जरूर करके जाइए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज, कह रहे हैं वर्क तभी होगा, वर्क तभी किया जा सकता है, वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज, जब हमारे पास क्या हो, क्या होना चाहिए जब वर्क होगा। तो कह रहे हैं एनर्जी, पावर, मोमेंटम और फोर्स। तो देखो कहते हैं ना कि हम तभी काम कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगी, एनर्जी। तो हम काम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एनर्जी होगी। तो वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज एनर्जी। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज नॉट ऑकर। कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्रोसेस है, 4 प्रोसेस आपको दिए जाएंगे और पूछा गया है इनमें से कौन से प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। और आपके ऑप्शन है मोटर, डैम, एसी कन्वर्टर या फिर डीसी कन्वर्टर। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। तो देखो डैम में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एसी जनरेटर में भी होती है और डीसी जनरेटर में भी होती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केवल एक जो ये मोटर है, मोटर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं होती है। तो ये जो आप मोटर देख रहे हैं इसमें जो कन्वर्जन होता है, द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज नॉट ऑकर इन मैटर, मोटर। तो मोटर में नहीं होती है। मोटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मोटर्स आर मीन फॉर द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो होगा मोटर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, कह रहे हैं वाटर की जो डेंसिटी होती है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन जो है आपके वो मैं आपको बता देती हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस,
या फिर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर मिनिमम एट -4 डिग्री सेल्सियस। तो जो वाटर की डेंसिटी होती है वो कब मैक्सिमम और मिनिमम होती है ये हम जान लेते हैं। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो आप पिक्चर देख रहे हैं, डेंसिटी मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग। कह रहे इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किसमें बॉडी का जो वेट होगा वो हाईएस्ट होगा। एयर में होगा, वाटर में होगा, वैक्यूम में होगा, या फिर हाइड्रोजन में होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमें किसी मीडियम में बॉडी का वेट निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग में आपको मीडियम में उसका वेट निकालना है, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट बराबर हो जाएगा उसके ऊपर जो ग्रेविटी वर्क करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जो बायोंड फोर्स वर्क करेगा, वो दोनों रोल प्ले करेंगे। तो जो वेट ऑफ स्प्रिंग होगा इट विल बी इक्वल टू mg माइनस बायोंड फोर्स। तो ये जो बॉडी का वेट होगा ये कब मैक्सिमम होगा, बॉडी का वेट मैक्सिमम होने के लिए जो mg होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि जो बायोंड फोर्स होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो बायोंड फोर्स जो है वो मिनिमम किस में होगा मैं आपको बता देती हूँ। तो जो बायोंड फोर्स होता है वो वैक्यूम में जो होता है सबसे कम होता है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी बायोन्सी फोर्स काम नहीं करता। तो देयर इज नो बायोंड फोर्स इन वैक्यूम, सो द वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। इसीलिए वैक्यूम में क्या होगा, बॉडी का जो वेट होगा वो मैक्सिमम होगा। अब हम अदर ऑप्शंस की बात करेंगे, जैसे एयर दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है और हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है। तो जो बॉडी का बायोंड फोर्स होता है, किसी भी बॉडी पे जो बायोंड फोर्स लग रहा होता है, बायोंड फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम पे, यानी कि मीडियम लिक्विड है या गैस है। तो यहाँ पर जो आपका मीडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो लिक्विड और गैसेस होती है वो यहाँ पे मीडियम्स दिए गए हैं, ठीक है। एक तो वाटर दिया है और एक एयर दी है। तो जो बायोंड फोर्स है मैंने बताया कि वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ गैस और लिक्विड पर, क्योंकि जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो हायर होती है गैस से। तो जो बायोंड फोर्स होगा वो लिक्विड के लिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर। तो यहाँ पर वाटर के लिए जो बायोंड फोर्स होगा वो आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन और एयर में क्या दोनों में डिफरेंस होगा। तो जो आपका हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसकी डेंसिटी कम मानी गई होती है, कम होती है, डेफिनेटली कम होती है हाइड्रोजन की डेंसिटी एयर से। तो इसीलिए क्या होगा कि जो बायोंड फोर्स होगा ड्यू टू हाइड्रोजन वो लोअर हो जाएगा देन ड्यू टू एयर। तो यहाँ पे जो बायोंड फोर्स है उसे जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आ जाते हैं और कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो बॉडी का वेट होगा मैक्सिमम कब होगा, कहाँ पे होगा, वो होगा वैक्यूम में, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी बायोंड फोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ, कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, किसके यूज से प्रोड्यूस की जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की यूज से, या फिर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के यूज से, या फिर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के यूज से, या फिर पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के यूज से। तो अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मेजर द डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। दे हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज एंड ह्यूमन कैन नॉट हियर इट। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है
वो 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है और ह्यूमन जो है उसको सुन नहीं सकते। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती हैं बाय द यूज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं हम इन्हें जान लेते हैं। Piezoelectric materials are that materials which can produce electricity due to the mechanical stress। यानी कि piezoelectric material जो है मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। अब मैकेनिकल स्ट्रेस जैसे कि कंप्रेशन, तो जैसे कि कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की ये खासियत होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से जो मटेरियल है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर PZT, जिसको कि लेड जिरकोनेट टाइटेनेट बोला जाता है, या फिर बेरियम टाइटेनेट और लिथियम नायोबेट भी कहे जाते हैं। तो ये जो मटेरियल्स हैं ये होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो इनकी यूज से अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप मेरे साथ इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर देखते रहिए, सीरीज पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सीरीज जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। Which of the following type of radiation has smallest wavelength? कह रहे हैं इनमें से कौन से रेडिएशन में वेवलेंथ सबसे कम होती है, कौन से रेडिएशन में सबसे कम वेवलेंथ मानी गई है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बता देती हूँ, माइक्रोवेव, एक्सरेज, विजिबल लाइट या फिर इंफ्रारेड। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछी गई है, इनमें से कौन से रेडिएशन में होती है। आप देख लीजिए इसका आंसर, तो मैं आपको इसका आंसर जरूर बता देती हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट जो है आप लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है वो दी गई है यहाँ पे मीटर्स में दी गई है। ये लॉन्गर वेवलेंथ दी गई है 10⁻³ और ये जो है ये शॉर्टर वेवलेंथ दी गई है 10⁻⁻12। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गामा रेस है उसके लिए जो वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट होती है। इसी तरह से अगर हम एक्स रेस की बात करें तो एक्स रेस आ रही है गामा रेस से भी पहले। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये है गामा रेस जो कि इसकी 10⁻⁻10 की रेंज की मानी गई है। और यहाँ पर ये सारे ही दी गई है। यहाँ पर आप अल्ट्रा वायलेट को देख सकते हैं, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और फिर रेडियो वेव्स हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं 10⁻³ की तरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स रेस जो है वो आती है। तो एक्स रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि गामा रेस होती है, बट ऑप्शन में गामा रेस नहीं दिया गया है। गामा रेस की वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट होती है, लेकिन ऑप्शन में गामा रेस नहीं दिया गया है, गामा रेस की जगह एक्स रेस दिया गया है। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं गामा रेस के बारे में। गामा रेस हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट एनर्जी among the other waves in the electromagnetic spectrum। अब हम बात करते हैं एक्स रेस की। एक्स रेस हैव वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.01 to 10 नैनोमीटर। यहाँ पे नैनोमीटर में दी गई है। और फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो होती है 3 × 10⁻16 से लेकर 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। ये 10⁻19 हर्ट्ज होगा। और एनर्जी की जो रेंज है वो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 100 किलो वोल्ट्स। तो ये सारी इसकी रेंजेस दी गई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्स रेस। दे हैव शॉर्टर इन वेवलेंथ देन अल्ट्रावायलेट रेस एंड लॉन्गर देन गामा रेस। तो गामा रेस से तो ये लॉन्गर होती है और शॉर्टर वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट रेस से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें इसका आंसर होगा आपका एक्स रेस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस स्वाइन फ्लू। तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरल जनरल नॉलेज से पूछा गया है, जनरल साइंसेस से पूछा गया है ये क्वेश्चन।
तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये सारे कंबाइंड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जनरल साइंसेस से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है कि जो स्वाइन फ्लू होता है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या फिर टैपवॉर्म। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो ये स्वाइन फ्लू होता है इसको H1N1 भी बोला जाता है और ये जो स्वाइन फ्लू होता है ये प्राइमरीली कॉज्ड होता है वायरस से। इन्फ्लुएंजा है, फ्लू इन्फ्लुएंजा, और ये वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वायरस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी रहेंगे ये सारे जनरल साइंसेस से पूछे गए हैं, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चंस है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है बीएससी में भी आएंगे और डिप्लोमा में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो दोनों ही लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि उनके लिए ये जो आगे आने वाले क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है जो सारी ही ब्रांचेस में आने वाले हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं तो ये वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आगे के क्वेश्चंस है ये सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन रहता है, तो पेपर कॉमन रहता है सारी ब्रांचेस के लिए। तो यहाँ पे ये जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। किसके डायग्नोसिस करने के लिए वाइडल टेस्ट यूज किया जाता है। ऑप्शंस हैं टाइफॉइड, कोलेरा, मलेरिया या फिर सैल्मोनेलिसिस। तो यहाँ पर जो आपका वाइडल टेस्ट किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके का होता है। वाइडल टेस्ट जो होता है वो आपका एंटेरिक फीवर, जिसको कि हम टाइफॉइड फीवर बोलते हैं, आंतों का बुखार बोला जाता है, उसमें उसको डायग्नोस करने के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा टाइफॉइड। टाइफॉइड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैंसर ट्रीटमेंट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस। कौन सी नोबल गैस कैंसर ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। हीलियम, क्रिप्टन, रेडॉन या फिर नियोन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रेडॉन। रेडॉन जो है नोबल गैस कही जाती है और कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज की जाती है। सो यहाँ पे जो आंसर है इनके वो होंगे रेडॉन। और रेडॉन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। द नोबल गैस विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज रेडॉन। रेडॉन के बारे में हम जान लेते हैं। रेडॉन जो है एटॉमिक नंबर इसका होता है 86 एंड इट इज अ एलिमेंट ऑफ द 6th पीरियड। इट इज रेडियोएक्टिव, odorless, tasteless, noble gas. Exposure to radon is the second leading cause of lung cancers after smoking. स्मोकिंग के बाद जो आपका रेडॉन है उसका जो एक्सपोजर है वो लंग कैंसर की तरफ बढ़ा सकता है। स्मोकिंग के बाद, स्मोकिंग से भी लंग कैंसर होता है और स्मोकिंग के बाद अगर रेडॉन का एक्सपोजर हुआ है तो भी लंग कैंसर जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो रेडॉन है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है और इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 86। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज बायोडिग्रेडेबल। कह रहे हैं कौन सा पोल्यूटेंट बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि जिसे हम बायोलॉजिकली डिग्रेड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस, फ्लोइंग सुवेज या फिर मर्क्यूरी। तो यहाँ पे हम जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एस्बेस्टॉस जो होता है वो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं होता है। मर्क्यूरी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। केवल फ्लोइंग सुवेज जो है वो जो कि जिसमें कि हमारे हाउस होल्ड वेस्ट होता है और यूरिन होता है और अदर वेस्टेज का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम बायोलॉजिकली बैक्टीरिया की हेल्प से हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। तो फ्लोइंग स्वेज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्लोइंग स्वेज होता है उसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। उसे सी में भेजने से पहले या फिर रिवर्स में भेजने से पहले उस वाटर को, उसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है वेस्ट वाटर प्लांट्स में। तो यहाँ पर
जो आपका सूवेज होगा, इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर नेचुरली बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, वो आपका सूवेज को सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, तो ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो है आपका फ्लोइंग सूवेज। और फ्लोइंग सूवेज में मैंने आपको बताया, आप दोबारा सुन सकते हैं, फ्लोइंग सूवेज में क्या क्या चीजें होती है। एक तो यूरिन होता है, हाउस होल्ड जो आपके डिस्पोजल्स होते हैं वो रहते हैं, लॉन्ड्री वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट होता है, और उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया की हेल्प से हम उसे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जो अदर चीजें हैं जैसे कि प्लास्टिक है, एस्बेस्टोस है, उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी ऑन क्रॉप्स कॉजेस पोल्यूशन ऑफ। कह रहे हैं जब हम डीडीटी को स्प्रे करते हैं फसलों पर तो कौन सा पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस, एयर एंड सॉइल, एयर एंड क्रॉप्स, यानी कि एयर पोल्यूशन होता है और क्रॉप पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है और सॉइल पोल्यूशन होता है, या फिर सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है, या फिर एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन तीनों होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आपको डीडीटी क्या होता है। डीडीटी को डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बोला जाता है। और ये जो डीडीटी होता है ये एक एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड होता है, एक कीटनाशक होता है जो कि प्रिवेंट करता है क्रॉप्स को वीड्स और इंसेक्ट से डैमेज होने के लिए। ठीक है, इट इज एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड टू प्रिवेंट क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय वीड्स एंड इंसेक्ट। यानी कि कीटनाशक है तो कीड़ों को क्या करेगा, मारेगा। यानी कि जो फसलें हैं उन्हें कीट्स जो है वो खा जाते हैं, तो इसीलिए डीडीटी का छिड़काव जो है फसल पर किया जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं जो जब हम डीडीटी को स्प्रे करते हैं तो these chemical led to the pollution of air, soil and water। जब हम डीडीटी का छिड़काव फसलों पर करते हैं तो उस समय एयर भी पॉल्यूट होती है, सॉइल भी पॉल्यूट होता है और वाटर भी पॉल्यूट होते हैं। तीनों ही पोल्यूशन जो है वो होते हैं, एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा और सॉइल पोल्यूशन भी होगा। DDT and other agrochemicals are released greenhouse gases to the environment which causes ozone depletion also। इसीलिए कुछ कंट्रीज में डीडीटी को बैन किया जा चुका है, डीडीटी का जो छिड़काव है वो नहीं किया जाता है। तो डीडीटी की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में जाती हैं, और ये जो डीडीटी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो एनवायरनमेंट में जाती हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देती है, ओजोन लेयर को थिन कर देती है। इसीलिए कुछ कंट्रीज जो है डीडीटी का यूज एज एन इंसेक्टिसाइड नहीं करती है, वहां बैन हो चुका है। तो यहाँ पे जब डीडीटी का छिड़काव किया जाएगा तो सारे ही तरीके के पॉल्यूशन होंगे। जब छिड़काव करेंगे तो एयर पॉल्यूट होगी, जब डीडीटी सॉइल के अंदर जाएगा तो सॉइल को जो है उपजाऊ क्षमता पर उसकी इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जो उपजाऊ क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं रह जाएगा, उपजाऊ नहीं रह जाएगा। और जब सॉइल के अंदर ये पहुंच जाएगा और बारिश होगी तो बारिश का जो पानी है वो नदियों में जाएगा, और क्योंकि इस पानी में ऑलरेडी जो है डीडीटी के कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे तो वो पानी जब रिवर में जाएगा और उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स लेंगे और ह्यूमन बींग्स भी यूज करेंगे तो वहां पर जो है वाटर पोल्यूशन भी होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डीडीटी का छिड़काव जब किया जाता है तो तीनों ही तरीके के पोल्यूशंस जो हैं वो होते हैं। वाटर में ऑल्सो गेट पोल्यूटेड बाय दिस व्हिच डिस्ट्रॉय द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन दी वाटर। तो जब इस तरीके का पानी जो है वो रिस के जब वर्षा होगी और वो रिवर में जाएगा तो वो एक्वाटिक एनिमल्स जो है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देगा, उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। तो तीनों तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं जब डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एबायोटिक फैक्टर।
मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं ये सारी ब्रांचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिकल से दे रहे हैं कि रिपको का एग्जाम, मैकेनिकल से दे रहे हैं या फिर अदर ब्रांचेस से दे रहे हैं, केमिकल वाले तो दे ही रहे हैं और वो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने हैं, बीएससी और केमिकल वाले। और अगर आप अदर एग्जाम्स अदर ब्रांचेस के हैं और इस वीडियो को आपको मिल पा रहा है ये वीडियो, तो इस वीडियो को जरूर देखें, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि मेजर एबायोटिक फैक्टर नहीं होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहे एयर, लाइट, टेम्परेचर या फिर वाटर। तो देखिए लाइट, टेम्परेचर और वाटर तीनों मेजर एबायोटिक फैक्टर माने गए हैं। एयर जो है उसे मेजर एबायोटिक फैक्टर नहीं माना जाता। मैं आपको बता देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स फॉर प्लांट्स आर, एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सेलेनिटी है। एयर है बट एयर जो है वो मेजर बायोटिक फैक्टर में नहीं आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एयर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर। किसी बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम किसको माना जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, डेजर्ट, टुंड्रा, ओपन ओशंस या फिर एस्टुअरी। तो देखो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है एस्टुअरी। ठीक है, एस्टुअरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो नदी का मुहाना आपको दिखाई दे रहा है ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माना गया है। एस्टुअरीज आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो एस्टुअरीज होते हैं वो मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम माने गए हैं। बहुत सारे एनिमल जो हैं वो एस्टुअरीज पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, प्लेसेस के लिए, माइग्रेशन स्टॉप करने के लिए, ब्रीड्स के लिए एंड माइग्रेशन स्टॉप ओवर्स। तो जब अगर यहाँ पे एस्टुअरीज है प्रेजेंट है तो एस्टुअरीज की वजह से क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं उनका भी माइग्रेशन रुकता है, जो एनिमल्स हैं वो भी कम माइग्रेट करते हैं। तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो एस्टुअरीज पर डिपेंड होते हैं अपने रोज के फूड के लिए। तो एस्टुअरीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। एस्टुअरीज आर मोस्ट हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज, बहुत ज्यादा हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज जो है वो माने गए हैं। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड विद अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग अलोंग एस्टुअरीज एंड द कोस्ट। 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एस्टुअरीज के अलोंग रहती है और कोस्ट के अलोंग रहती है। तो यहाँ पे इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे आने वाली सीरीज में। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड इज। ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने गलत करा था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था। अगर आपने 2019 में पेपर दिया हो और आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला हो या 2018 में आपने अगर दिया है और आपको एक क्वेश्चन मिला हो तो आप जरूर बताइएगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया था इस तरीके का या नहीं। द टॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, ऑप्शन कह रहे हैं टेक्टोना, पॉलीएल्थिया, रेडवुड या फिर टेरोकार्पस। टेरोकार्पस, ये चार ऑप्शंस आपको दिए हैं और इस तरीके का क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चरल के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाएं। वहां पर प्लांट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, क्रॉप से रिलेटेड आते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं उस पर सीरीज नहीं बना पा रही हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन जो है मैं आपको बता सकती हूँ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को भी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर जान लेते हैं क्या होगा। इसका जो आंसर है वो है रेडवुड। Redwoods are the world's tallest trees. Redwoods जो हैं वो वर्ल्ड के टॉलेस्ट ट्री माने गए हैं विद हाइट ऑफ मोर देन 300 फीट। 300 फीट से ज्यादा हाइट होती है रेडवुड ट्रीज की। और ये जो आपको ट्री दिखाई दे रहा है ये रेडवुड ट्री है और ये टॉलेस्ट ट्री माना गया है वर्ल्ड का। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। कह रहे हैं बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो बीओडी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिशिएट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। बीओडी की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे ये जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि बीओडी क्या होती है। Biological oxygen demand is the amount of dissolved oxygen needed by aerobic biological organism to break down organic material, यानी कि किसी ऑर्गेनिक वेस्ट को जो कि पानी में प्रेजेंट होता है, जो आपका वाटर सैंपल है उसमें जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसको तो ब्रेक डाउन करने के लिए किसी एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जितने अमाउंट की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जरूरत होती है वही आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। और ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे होती है और ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो आपका वाटर सैंपल है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होता है, लेना चाहिए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम बीओडी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बीओडी लेवल्स के बारे में बता देती हूँ। अगर बीओडी का लेवल पार्ट्स पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में 1 to 2 है तो वाटर की जो क्वालिटी होती है वो वेरी गुड मानी गई है। बेसिकली बीओडी की जो वैल्यूज है वो वाटर क्वालिटी को दर्शाती है। अगर हमारा बीओडी 1 to 2 ppm होता है तो हमारा जो वाटर माना गया है, वाटर सैंपल, वो बहुत अच्छा सैंपल माना गया है और उसमें यह माना जाता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो उसमें कम प्रेजेंट है। देयर विल नॉट बी मच ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सप्लाई, यानी कि जो वाटर सप्लाई है, जो वाटर सैंपल आप जहां से ले रहे हैं उसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आपका बीओडी 3 to 5 है तो आपको माना जाता है कि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो फेयरली प्रेजेंट है, मॉडरेटली क्लीन होगा वो वाटर। इसी तरह से अगर बीओडी लेवल बढ़ जाता है 6 to 9 ppm हो जाता है तो आपका जो पानी है उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगी और कहा जाएगा कि जो वाटर है वो थोड़ा सा पॉल्यूटेड है, वो पॉल्यूटेड है। यूजुअली इंडिकेट्स ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट एंड बैक्टीरियाज आर डिकम्पोजिंग दिस वेस्ट। तो ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट मैटर होगा वो उस पानी में प्रेजेंट होगा और वाटर जो होगा वो पॉल्यूटेड होगा। अगर बीओडी की वैल्यू 100 या फिर 100 से ज्यादा हो जाती है, 100 ppm से ज्यादा हो जाती है तो वाटर की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही पुअर हो जाएगी, वो हाईली पॉल्यूटेड होगा वाटर और कंटेन्स ऑर्गेनिक वेस्ट, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो बीओडी लेवल जो है उसे जानना आपके लिए जरूरी है। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं बीओडी सीओडी पर, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान से पढ़कर जाएं। इस सीरीज पर हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर में आ चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने 2019 में क्रिप्को का पेपर दिया है तो आप यहाँ पर अपने जूनियर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा और किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आए थे। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट एयर से लिए गए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उन्होंने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बताए हैं और उनके आधार पर हमने ये सीरीज जो है बनाई है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। तो आप इन क्वेश्चंस पर बने रहें, वीडियो के अंत तक वीडियो को देखते रहें, कभी भी वीडियो को स्किप ना करें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस इज। कई बार पेपर में इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके जनरल अवेयरनेस में आते हैं और आपके कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन में आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। कह रहे हैं स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस इज, सबसे ज्यादा धीमी इंटरनेट कनेक्शन सर्विस कौन सी होती है? तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, लीस्ट लाइन, केबल मोडम, डायल अप सर्विस या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस।
तो देखो, जो लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है डायल अप सर्विस, ठीक है। और डायल अप सर्विस जो होती है वो स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन होती है। और यहाँ पर डायल अप जो होता है वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। यूज ऑफ डायल अप सर्विस रिक्वायर्स अ सेपरेट फोन लाइन since user must connect via telephone to their internet service provider। अगर आप डायल अप सर्विस यूज करते हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट फोन लाइंस की जरूरत होती है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 56 kbps, किलोबाइट्स पर सेकंड। तो बहुत ही स्लो स्पीड होती है डायल अप कनेक्शन की। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको इसके आंसर में डाउट है, मुझे डाउट नहीं है, मुझे पता है कि स्लोएस्ट यही होता है, डायल अप कनेक्शन स्लोएस्ट होता है। तो लीस्ट लाइन की कितनी स्पीड होती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कॉस्मेटिक पाउडर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। कॉस्मेटिक पाउडर्स जो कि हम अपने फेस पर यूज करते हैं उसको हम कॉस्मेटिक पाउडर बोलते हैं। जैसे कि आपने यूज किए होंगे, बहुत सारे पाउडर्स आप लोगों ने यूज किए होंगे। टाल्क होता है उसमें, या जिप्सम होता है, या एस्बेस्टॉस होता है, या फिर सर्पेंटाइन होता है। कॉस्मेटिक पाउडर्स जो होते हैं उन्हें हम फेस पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ इस तरीके का जो ये पाउडर होता है ये दो फॉर्म्स में आता है। एक होती है इसकी लूज फॉर्म और एक जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो लूज फॉर्म में इसकी फॉर्म आती है, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों सॉलिड फॉर्म्स हैं। ये जो कॉस्मेटिक पाउडर्स होते हैं ये लूज फॉर्म में भी आते हैं। और लूज फॉर्म में ये जो आते हैं वो और ये दोनों इसकी फॉर्म्स होती हैं कॉस्मेटिक पाउडर्स की। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो होता है टाल्क, ठीक है। तो यहाँ पे लूज वाला मैंने आपको नहीं दिखाया है, लूज पाउडर भी आते हैं। तो जो लूज पाउडर होते हैं या जो सॉलिड वाले होते हैं, जैसे लैक्मे का आता है और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम अपने फेस पर यूज करते हैं, तो उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो टाल्क होता है। तो यहाँ पर ये इस सीरीज का, ये जो इस आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस को देखने में आसानी रहे। आपकी जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने क्रिप्को का फॉर्म भरा है और आप पेपर देने जा रहे हैं क्रिप्को का, चाहे आप डिप्लोमा केमिकल से हैं या फिर आप बीएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स्ड क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं कुछ क्वेश्चन डिप्लोमा केमिकल के लिए अलग से बना रही हूँ। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा, जो जो स्टूडेंट्स बताएंगे, जो हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी है वो जैसे जैसे हमें बताएंगे कि उन्होंने पेपर में क्या क्या दिया है, वैसे वैसे ही हम आपको बता सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम प्रोपिगेट कर सकते हैं। तो जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं अभी तक वो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगी। जैसे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि पेपर जो है अब ऑनलाइन पेपर होने लग गए हैं, जो पेपर है वो आप लोगों को मिलते नहीं हैं। तो जो जैसे भी स्टूडेंट्स जो है वो कुछ बताएंगे तो मैं आप लोगों को वीडियोस में वो सारे क्वेश्चंस शेयर करूंगी। तो डिप्लोमा केमिकल के और बीएससी केमिस्ट्री के और जो केमिकल लैब का पेपर है बीएससी केमिस्ट्री वालों का, उनके लिए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस सीरीज को हम आज वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।